बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, हमजा शहबाज शरीफ ने 21वें वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ले लिया और ये हल्फ स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ अशरफ साहब ने उनसे लिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो उस्मान बुज़दार का रिजिग्नेशन था वो रिजेक्ट कर दिया है और ये चीज़ उन्होंने स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली परवेज़ इलाही साहब को भेज दी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो टेक्निकल रीज़न लगाई गई है वो ये है कि जी क्योंकि जो रिजिग्नेशन था वो एड्रेस्ड नहीं था गवर्नर पंजाब को और वो एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। सो ये एक टेक्निकल रीज़न है, जिसके बाद हमने देखा कि काबीना को भी बहाल कर दिया गया। सो अपेरेंटली एट दिस मोमेंट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब हैं और बाकी का पूरा पाकिस्तान समझता है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं। 29 दिन तक पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर रहा। इस सारे सिनेरियो के अंदर आगे क्या होने जा रहा है? एक नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है। कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम सही तरीके से अदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये सारी जो सिचुएशन है ये क्रिएट हुई है। अगर वो जो मुनहरिफ अरकान थे उनके खिलाफ फैसला आ जाता तो शायद ये सिचुएशन इस तरह की सरफेस ही ना होती और ना ही हमजा शहबाज इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब बनते। नैब को लेकर और फराह खान केस के ऊपर भी बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होने जा रही है इस पर भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वंस अगेन सीनियर जर्नलिस्ट, और फैसल अजीज़ खान भी हमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। सलमान साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। हमजा शहबाज 21वें वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने हल्फ उठा लिया, राजा परवेज़ अशरफ ने हल्फ लिया है और कल की सिचुएशन ये थी कि पूरा हू का मकाम था माल के इर्द गिर्द, गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द। जिस वक्त ये हल्फ लिया जा रहा था हर तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। किस चीज़ का डर था? अगर वज़ीर आला का हल्फ लेना है तो डर किस चीज़ का था? पूरी लाहौर पुलिस को उन्होंने मुसीबत में डाला हुआ था। वो नया CCPO लाहौर इन्होंने लगाया है इसलिए कि शायद सारी चीज़ों को कॉर्डन ऑफ कर ले और हल्फ आराम से ले लिया जाए। इतनी परेशानी किस चीज़ की थी? देखिए, बुनियादी परेशानी तो यही थी कि हमजा शहबाज का जो हलफ है उसकी तकमील जो है वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुई है। शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर हैं और उस प्राइम मिनिस्टर को बुनियाद बना जो है ना, ये सारा का सारा हलफ लेने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो उजलत ये थी कि अदालत कहीं कोई ऐसा फैसला ना सुना दे कि वो इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर कि उनका जो वज़ीर आला का जो हलफ था उसकी तकरीब कहीं मुलतवी ना हो जाए। तो इस वजह से जल्दबाजी हमें बहुत देखने को मिली है और काफ़ी उजलत का मुजाहरा भी हमें देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि ये एक मसला बन गया था अना का कि हर सूरत में वज़ीर आला हमजा शहबाज जो है वो हलफ उठा लें अदालती फैसले के तहत, और उसमें कुछ रुकावटें भी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई जनाब पंजाब में, ख़ासतौर पर गवर्नर पंजाब की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन अमली तौर पर तो वो हलफ तो आज उठा लिया, लेकिन कुछ जो लोग ये समझते हैं कि मसला हल हो गया है, ये मसला हल नहीं हुआ, बल्कि इन कानूनी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी हमजा शहबाज की जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, लेकिन सलमान साहब मुझे ये चीज़ ज़रा समझाइएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिचुएशन थी। लेकिन अगर हम गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बात करें, स्टॉलवर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वर्कर से इन्होंने स्टार्ट किया। जब हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई कि आप हल्फ लें, अगर आप हल्फ नहीं ले सकते तो आप किसी को नॉमिनेट करें, उस सारे के बावजूद ये डिसाइड करना कि इलेक्शन जो कौमी सूबाई असेंबली में हुआ है वो ठीक हुआ है गलत हुआ है, इसका फैसला गवर्नर कैसे करेंगे? ये तो कोर्ट को करना पड़ेगा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ेगा? देखिए मंसूर साहब, जो कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कोई डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं दी थी, बल्कि जिसे कहते हैं ना, सजेशन के तौर पे चीज आई थी कि आप ये करें। इसी वजह से डायरेक्शन अगर होती तो ऑर्डर होता तो कुछ और बात होती। लेकिन क्योंकि मसला सिर्फ ये था कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखिए ना, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा कौमी असम्बली के स्पीकर जो है वो चीफ मिनिस्टर से हलफ ले रहे हैं। यानी अब कोई है वो हलफ लेने के लिए मिला नहीं, तो फाइनली शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो एक कार्ड खेलना पड़ा स्पीकर कौमी असम्बली का। तो ये भी एक मज़ाक़ा खेज मामला है जिस अंदाज से उनका हलफ हुआ है। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि इनकी इंट्रा कोर्ट अपील जो है PTI की और मुस्लिम लीग काफ की कबूल हो गई है, तो मामला फिर अदालत की कोर्ट में चला गया। देखते हैं कि अदालत इसका क्या फैसला करती है। लेकिन सियासी महाज पे मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसलिए बढ़ गई है
कि एक इम्कान ये बन गया है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ पंजाब की सूबाई असम्बलियों से इस्तीफा देकर एक बड़ा सियासी बुरहान पैदा कर सकती है। और तीसरी बात एक ध्यान में रखिएगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, यानी हमजा शहबाज की हुकूमत बनी है मुनहरिफ अरकान के ऊपर, और मुनहरिफ अरकान जो है इनका केस भी स्पीकर जो है चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। तो अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि सारे वाकई की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज्यादा होंगी, तो हमजा शहबाज को हर महाज पे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अपनी इस हुकूमत को बचाने के लिए। ठीक, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, लेकिन सलमान साहब एक लास्ट मुझे इस पे बताते जाएं, फिर मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के पास भी जाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है हमजा शहबाज का, इसको भी आप सस्पेंड करें। सो पंजाब की जो सिचुएशन है वो तो फिर डाइसी रहेगी अगर रोज ही इस चीज को देखा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर है नहीं है। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? लेकिन ना, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि अदालत के अंदर अभी एक पूरा मामला मौजूद है हमजा शहबाज का, इसलिए हमजा शहबाज साहब का ये कहना कि वो स्टेबल हो गए ये मुमकिन नहीं है। एक बात, उनको सिर्फ एक एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि मरकज में उनके वालिद जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसका वो पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लीगल महाज पे भी और पॉलिटिकल महाज पे भी उनकी जो इम्प्लीकेशन है वो खत्म होने वाली नहीं है। आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा ज्यादा बुरहान का सामना करना पड़ेगा हमजा शहबाज को। बिल्कुल ठीक है हफीजुल्लाह ने, ऐसा बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब नहीं थे कंफर्टेबल, नून लीग नहीं थी कंफर्टेबल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लाने के लिए, लेकिन उनको मना लिया गया और कहा गया कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। परवेज इलाही साहब को ऑफर की गई, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, बाद में वो दूसरी साइड पर चले गए। सर ये सारे सिनेरियो के अंदर नवाज शरीफ साहब की वापसी होनी है नहीं होनी, समराइज कैसे करेंगे आप इस सारी सिचुएशन को? अब देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये जो सियासी फैसले होते हैं ना, इसकी बदसूरती समझ लें या खूबसूरती समझ लें, या इसकी जो ज़रूरत जो इसके लिए अंदर जो ज़रूरत है वो ये है कि ये कभी भी आज फैसला करना नामुमकिन है। मुझे बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है, मसलन जब ये इमरान खान साहब को हटा रहे थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी कर रहे थे, तो मुस्लिम नून इसके लिए तैयार नहीं थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई जाए, बल्कि उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को बुधवार को टाइम पूरा कराया जाए, तो ये उनकी सियासत को बहुत फ़ायदा पहुँचा रही है। नवाज शरीफ साहब खसूस के खिलाफ थे, बहरहाल मनवा लिए गए। अब इस शर्त के साथ कि जब वज़ीर आज़म जो इलेक्ट होगा तो फ़ौरन असम्बली डिज़ोल्व करेगा। सब ने कहा जी परवेज इलाही साहब जो थे वज़ीर आला की स्लॉट के लिए उनको आमादा किया गया था, सब ने कहा जी नहीं 1.5 साल, फिर उनका साल। मुस्लिम यूनियन और पीपल्स पार्टी में फिर ये तय हुआ कि बजट के बाद 2 से 3 महीने में हम इलेक्शन करा देंगे। और ये बात मेरी खुद मुस्लिम यूनियन के सारे रहनुमाओं के साथ, शायद खाकान अब्बासी के साथ, हर एक के साथ, क्योंकि मैं खुद इसमें दिलचस्पी लेता था कि वोट और नो कॉन्फिडेंस ना लाई जाए। मुझे पता था ये कामयाब हो जाएगी, मुझे किस वजह से कामयाब हो जाएगी वो मुझे अवामिल भी पता थे जो एक्टिव हुए थे, और इमरान खान साहब को हटाना जो हटना जो था वो तयशुदा एक शुदा अमल था। तो सारों का ख्याल था कि जी झगड़ा ये था जी हम कहते हैं फ़ौरन, अब ये कहते हैं 2 या 3 महीने बाद इलेक्शन। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब को हटाया गया तो आपने देखा कि ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई। दोबारा लोग चेस बोर्ड की तरफ गए, रोज़ दोबारा लोगों ने अपने मोहरे देखे, दोबारा लोगों ने अपनी बाजी को देखा कि किस तरफ चलना चाहिए। तो उसके अंदर मेरा ज़ाती तौर पे ये राय थी, फ़ौरन बनी कि अब इलेक्शन जो है 1.5 साल बाद जितना भी टाइम है और 3 महीने बाद, ताकि एक दिन पहले असेंबली डिज़ोल्व कर दें तो आपको 1 महीना 1.5 महीना और मिल जाता है। और मैंने देखा कि ये इसमें बगैर किसी डिस्कशन के हर बंदे की ये राय हो गई थी। चुनांचे नवाज शरीफ साहब को जो आना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नवाज शरीफ साहब भी इस पोजीशन में आपको तय कर सकें या बता सकें हतमी को कब आ रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब शायद फौरी तौर पे अब ना आए। ओके, पहले ये जो पाकिस्तान के अंदर एक इमरान खान साहब ने एक पैदा किया सियासी हलचल, या एक पूरा अपने जो चाहने वाले और मानने वालों को उन्होंने आसमान के साथ लगाया हुआ है जो है जोशो खरोश उनका, तो ये इसकी स्टीम पहले निकलेगी। चुनाचे वो कहते हैं ना सियासत के अंदर हर बंदा अपना दिमाग आजमा रहा होता है। इमरान खान साहब लिए तो इसकी प्लानिंग को डक करने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सोच विचार कर,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी 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 राइट। मैं बल्कि न्याय साहब यही आपका पॉइंट जरा सलमान आबिद की तरफ भी लेकर चलता हूं। सलमान साहब जरा मुझे बताएं, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अवामिल का जिक्र किया है हफीजुल्लाह न्याज़ साहब ने, उन्होंने कहा अवामिल थे और उसके बाद ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई। आज जो इमरान खान का बयानिया है, आज जो वो कह रहे हैं कि वेस्ट ने रजीम चेंज किया है, ये बयानिया अब वो बेच रहे हैं और वो बयानिया बिक रहा है, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, और अब उन्होंने लॉन्ग मार्च का अंदिया दिया है फॉर मे एंड। सर, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, हफीजुल्लाह न्याजी ने जो एनालिसिस किया ना, उसके अंदर बड़ी डेप्थ है। असल में ये स्क्रिप्ट जो है ना, मंसूर काजी साहब जो इसका इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का लिखा गया था, यानी इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें हमारे सियासी प्लेयर भी हैं, हो सकता है कोई बाहर के फैक्टर भी हो। ख्याल ये था कि इमरान खान को निकाल कर सारा मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा और हमें किसी बड़े सियासी बुरहान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो स्क्रिप्ट नाकाम हो गया जब इमरान खान ने बड़े बड़े जलसे करके अपनी सियासी ताकत दिखा दी। वो अपोजिशन जो कल की अपोजिशन थी और आज की हुकूमत, उनके लिए भी परेशानी का बाइस बना और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी का बाइस बना। और इस वक्त आप देखिए अदालती महाज पे क्या बात होती है, क्या नहीं होती, इसकी इंटेलेक्चुअल एकेडमिक इसकी सेहत कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। लेकिन ये बात जो आपने अभी खुद की है कि ये नैरेटिव बाय हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत को पसे पर्दा कुव्वतों ने मिलकर, चाहे वो बाहर की थी चाहे पाकिस्तान में थी, उन्होंने उनको निकाला है। और ये जो मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ थी, एमकेएम थी, ये जो बाप पार्टियां थी, ये जिस अंदाज से इन्होंने नवाज शरीफ साहब की या मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की हमायत की थी, वो जाहिर करता है कि सारा का सारा मामला जो है आगे लेके जाना था। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इम्प्लीकेशंस ये आ गई हैं कि जो अर्ली इलेक्शन की डिबेट है वो डोमिनेंट हो गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जिस तरह से हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से मुस्लिम लीग के लोग भी ये कहते थे कि हम अगले 3-4 माह के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। अब इमरान खान जब मई में आखिर में जा रहे हैं तो उनका भी यही नैरेटिव है कि अर्ली इलेक्शन जो है वो एज सून एज अनाउंस किए जाए। सलमान साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। सलमान साहब, अर्ली इलेक्शंस, इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट के अंदर होते, अर्ली इलेक्शंस के लिए एक फर्क डिबेट चल रही होती। इस वक्त वो सिस्टम से आउट है, उनको उनके बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस्ड है और वो ताबे है नवाज शरीफ का। हुकूमत इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातों की है। किस तरह हो सकता है कि वो अपनी चीज को सेटल किए बगैर, अपनी ग्राउंड बनाए बगैर वो जनरल इलेक्शंस में चले जाएं? ये पहली बात तो मंसूर काजी साहब ये याद रखिए कि इमरान खान ने पॉलिटिक्स पार्लियामेंट से निकालकर सड़कों पे ले आए और जो सड़कों पे पॉलिटिक्स हो रही है वो डोमिनेट कर रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि अर्ली इलेक्शन जो है ये शहबाज शरीफ ने नहीं फैसला करना, पहली बात याद रखिए, ये जरदारी साहब ने नहीं फैसला करना, इसमें हमारे पसे पर्दा प्लेयर भी शामिल है। तो जिन पे दबाव डालना था इमरान खान साहब ने, उन पे उन्होंने दबाव डाला है और हमें पता है, हमारी इंफॉर्मेशन बताती है कि इस वक्त वो दबाव में भी है कि जो कुछ इमरान खान फिनोमेना है इससे कैसे जल्दी से जल्दी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये लंबा अगर चलेगा तो इससे पॉलिटिकल महाजराई, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, पोलराइजेशन बहुत बढ़ेगी। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो अर्ली इलेक्शन की डिबेट है ये बड़े लोगों के दरमियान फैसला होना है और इमरान खान ने जो दबाव डालना है वो अपोजिशन के साथ साथ उन पे भी डालना है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। और इस वक्त भी जो पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही है वो इसी के तनाजुर में चल रही है कि इस मौजूदा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, ये बुरहान जो है इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, क्या अर्ली इलेक्शन होगा तो किस तरह से होगा। तो मुझे लगता है कि डिबेट तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगी, सिर्फ देखना यह है कि ये अर्ली इलेक्शन से हमारी मुराद क्या है और ये कब होगा। तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर सितंबर में जाके शायद इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक हो सके बाकी सब प्लेयर के साथ। और अगर ये पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं तो फिर ये है कि ये हुकूमत को सूट करता है, और अगर ये पार्लियामेंट से बाहर निकल के इस्तीफों की सियासत करते हैं तो 422 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं होता मंसूर साहब, चाहे वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान हो। तो जब तक इमरान खान एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट नहीं करेंगे तो अर्ली इलेक्शन की डिबेट को कैसे तस्लीम किया जाए। सलमान साहब, ये आपका 422 वाला जो पॉइंट है ना, इस पे मैं आपसे जरा दोबारा बात करता हूं। न्याज़ साहब, आपकी तरफ में आता हूं। सर, जनवरी फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिस्कशन नहीं थी, उस वक्त थी महंगाई बहुत हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत, एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई हुई थी और ये उस वक्त था, उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी चल रही थी। लेकिन ये जो कॉन्स्पायरेसी थी, ये खान साहब ने खुद बताया कि कॉन्स्पायरेसी हो रही है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का जो वो बयानिया था या जो इश्यूज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फेस कर रही, वो आज नहीं है। आज बिल्कुल एक डिफरेंट बयानिया है जो
पीपल लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट, वो बिक रहा है बयानिया। एक आम आदमी इमरान खान के इस बयानिए के साथ है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो आप जब उनके ये देखते हैं कि जनवरी फरवरी के अंदर जो डिस्कशन थी वो ये नहीं हो रही थी जो पिछले 2-2.5 साल हो रही थी कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब ने सिफाती तौर पर पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बैंक्रप्सी का शिकार है। जनवरी के बाद ये तय हो रहा था एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब को अभी ये अमेरिकन साजिश पूरी तरह नहीं आई थी। जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी जनवरी में कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, स्ट्रीट में जाऊंगा, और साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि एक साजिश हो रही है, और फिर ऐसा फरवरी में जाकर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और मार्च में जाके और बढ़ गई। तो उन्होंने उस वक्त तक अपने वर्कर्स के अंदर एक जोश व खरोश भी पैदा कर दिया और एक उसके अंदर ये पैदा कर दिया, एक जो टॉपिक है उस मौजूद चेंज करा दिया। हाँ। ये कामयाबी। अब दूसरा ये था कि उसके बाद जिस नहज पर उन्होंने इस्तवार की थी, आया इसको लेके वो उसके साथ कैंपेन चला सकते थे। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि उस नैरेटिव के साथ वो अपनी ये जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टरशिप कैंपेन है वो नहीं चला सकते थे। अब आ जाएं जी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएं जो कराची का जलसा, पेशावर का जलसा। मैं आपको बिल्कुल गवाही देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो लाहौर में 30 अक्टूबर का जलसा दिया वो रेफरेंस पॉइंट है आज भी। हाँ, बिल्कुल। नापने तोलने का तहरीक इंसाफ का जो पैमाना है इमरान खान का जो जलसा, मैं वहाँ मौजूद था, बल्कि आप ये समझिए मैं ऑर्गेनाइजर्स में से था। ठीक। फिर कराची में 25 दिसंबर 2011 में जलसा किया, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है। ओके। 10 मार्च का जलसा जो था, 10 अप्रैल बेनज़ीर बीबी का जो 1986 का जो आमद थी लाहौर में, वो जो था रेफरेंस पॉइंट आज भी। 23 मार्च 1940 का इस्तेमाल रेफरेंस पॉइंट है। ठीक। कौन बंदा है जो तहरीक इंसाफ के जलसे को रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल कर रहा है? तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं नहीं, आज भी कह रहे हैं। और मेरे साथ जब बैठते हैं तो मैंने बताया कि मैं इस जलसे को भी देखा है, और 30 मार्च अगर वो आपका रेफरेंस पॉइंट था और मैक्सिमम आपकी पॉपुलैरिटी थी, ये जलसा आपकी खुशनुदी के लिए मैं कह रहा हूँ आधा था, हकीकत उसका 1/3 था। ग्राउंड भी छोटे हो गए हैं ना, वो ग्राउंड मार्च 1940 वाला रहा है, फिर अप्रैल 1986 में और छोटा, फिर 2011 में अक्टूबर में और छोटा, और अब जो ग्राउंड है अब तो बड़ी बड़ी सड़कें शहबाज शरीफ साहब बढ़ा गए, पार्क को छोटा कर गए हैं। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती। हाँ, गलत तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके और वो जो बोर्ड के पता क्या क्या सिस्टम इस्तेमाल हुए हैं, पता चल गया कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, उससे उन्होंने ये ज़रूर तासर दिया है कि बहुत बड़ी चीज़ है। इमरान खान खुद भी कहते हैं मैं एक तारीखी जलसा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर जोश व खरोश बहुत ज़्यादा था। अपने वर्कर्स में से वो पुराना नैरेटिव ख़त्म करें जिसका आपने जिक्र किया है, बिल्कुल हुआ है। नया नैरेटिव दे दिया है। इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं और लोग कहते हैं ये गॉस्पल है, ये वर्ड ऑफ बाइबल है, ये वर्ड ऑफ कुरान है। वो कुरान और हदीस का जो इस्तेमाल अगर मैं करूं तो मुझे मुआशरा इतना हमारा इस वक्त इंतहा पसंद हो चुका है, फ्रेजाइल हो चुका, संसार कर दें। इमरान खान साहब उनके साथ बच के जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल्ट क्रिएट कर दिया। तो अब क्राइसिस ये है नहीं, लेकिन अमलन ये है कि इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं लंबी गेम नहीं होती। ये बड़ी ऐसी मूवमेंट्स पाकिस्तान में शुरू हुई हैं। मैं क्योंकि मिसाल इसलिए नहीं देता हूँ कि वो बहुत प्रोलॉन्ग करके देखना नहीं करेगी। ठीक। इसके जल्द से मैं तो समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे मुखालफीन ने करवाया है, और वो जिनका असर रसूख है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा नोट कर दे। इसके जल्द से इसको इस्लामाबाद मार्च को बहुत जल्दी करवाना चाहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसकी जो सियासी स्टीम है जो भी है, फैसला 2-3 महीने में, अगर इसे मुल्क को बिल्कुल अपने कब्जे में लेना है तो वो भी 2-3 महीने ले ले, और इसका सत्यानाश होना है या बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिटा तो 2-3 महीने में हट जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इसके जो काम है ना, बज़ाहिर इमरान खान साहब और वो साथी, कि उनके साथ जो साथी रह गए हैं ना इमरान के, राइट लेफ्ट राइट, वो जितने हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड लोग हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने इमरान खान साहब को अपने शीशे में उतारा हुआ है। हाँ। उनके शहर में मुतलाक किया हुआ है। वही मेरा ख्याल तय कर रहे हैं बाबर रवान को या फवाद चौधरी को या शेख रशीद को। मुझे ये कहीं बतली हुर्रियत हो गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सलमान आबिद साहब, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ क्या कम हुआ है
हुकूमत से निकलकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को लेकर एक, नंबर 2 जो बयानियां इमरान खान साहब आज लेकर चल रहे हैं वो बयानियां मुझे तो एटलीस्ट हर जगह पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नजर आती है। हफीजुल्लाह नियाज़ साहब को शायद उस तरह नहीं आती, आपको मुझे नहीं पता कैसे आप देखते हैं। सो पहले तो हम इन दो चीजों को डिसाइड कर लें कि क्या पॉपुलैरिटी कम हुई है और जो बयानियां है क्या वो बिक नहीं रहा या बिक रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते थे कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे इक़्तिदार से आने के बाद तो लोग इनको जूतियां मारेंगे, इनको टमाटर मारेंगे, इनको फला फला करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आज कोई बंदा इस वक्त सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा गेज कर रहा है तो वो तो इमरान खान ही है। आज आपने देखा कि वो इस्लामाबाद के अंदर जब मार्केट के अंदर गए बगैर प्रोटोकॉल के, कितना बड़ा मजमा उन्होंने वहां पे इकट्ठा कर लिया। और तमाम जलसे जो है, अब ये छोड़ दें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात कि जी वो लाहौर का जलसा 30 अक्टूबर का बड़ा था, ये छोटा था, या वो बड़ा था या छोटा था, ये बहस नहीं है। परसेप्शन इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बना है वो यही बना है कि इमरान खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर है। और आप ये पहले सियासतदान है जिन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनकी हिमायत के अंदर उनके ऊपर मुजाहरे हुए हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब जो है ये उनको भी पता है कि वो एक बहुत लंबे वक्त तक के लिए, जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे थे ना, वो इस तहरीक को लेकर नहीं चलेंगे। उनको भी पता है, उनके पास ये 1-2 महीने हैं जिसके अंदर उन्होंने मोमेंटम को क्रिएट करना है। आप देखिए कि उन्होंने मई के अंदर जो है इस वक्त 6-7 जलसे अनाउंस कर दिए हैं। अगले 15 दिन में वो 6-7 जलसे करेंगे, उसके बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे। और मेरी खबर ये है मंसूर कि इस वक्त इस्लामाबाद के ताकतवर तबकात के अंदर बहस शुरू हो चुकी है और डिबेट शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से 31 मई से पहले कोई एक रेजोल्यूशन निकाला जाए नए इंतखाबात के तनाजुर में, जिसपे अपोजिशन और हुकूमत दोनों इत्तेफाक हो और हम नए इलेक्शन की तरफ बढ़े। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब के अंदर भी क्राइसिस आएगा जब सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे आएंगे, कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला भी है, सिंध असम्बली से भी इस्तीफे आएंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बड़ा मुश्किल मरहला है कि आप कैसे इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करेंगे विदाउट अर्ली इलेक्शन। मुझे तो समझ ये आता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको डील करने के लिए आपको अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी एक नया मैंडेट जो है इमरान खान जीतते हैं हारते हैं वो वक्त साबित करेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि खुद PMLN इस वक्त मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि सारी लायबिलिटी, सारा बोझ जो इस वक्त हुकूमत का पड़ेगा उसको मुस्लिम लीग नून के कंधों पे पड़ेगा। उसको पीपल्स पार्टी ओन नहीं करेगी, उसको JUI ओन नहीं करेगी। मुस्लिम लीग के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। इसलिए मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत हमें मिली है ये एक हमें मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया, क्योंकि इमरान खान तो अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में बहुत नीचे चले गए थे। इस सारे क्राइसिस ने उनको बहुत ऊपर उठा दिया है। और ये जो मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी वाला मामला है, इसको तो पीपल बाय कर रहे हैं। और ये देखिए, अमेरिका की कोई पहली तारीख तो नहीं है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में कई हुकूमतें बनाई हैं, कई हुकूमतें गिराई हैं। और साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर ये भी हमें पता है कि इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के कुछ मामला खराब हुए, उसमें तनाव आया, उसमें टकराव पैदा हुआ, वो भी हमने देखा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अब जो रिसेंट इस वक्त क्राइसिस चल रहा है इसका रेजोल्यूशन क्या है। लेकिन सलमान साहब देखिए, सलमान साहब आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि ये जब परफॉर्मेंस की बात आती है इस वक्त की अगर हम बात करें, आज जब शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान है, आज जब हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब है, अब परफॉर्मेंस एक बहुत मेजर एलिमेंट होगा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जनरल इलेक्शंस के लिए। इन लोगों को क्या सूट कर रहा है? इन लोगों को अर्ली इलेक्शन तो सूट नहीं कर रहे, तो फिर इनके लिए तो टाइम फ्रेम ठीक है, 1-1.5 साल में कुछ डिलीवर कर देंगे और कहेंगे जी हमने काम भी कर दिया। ये पहली बात तो मंसूर साहब, मैं एक पाकिस्तानी सियासत का तालिब इल्म होने के नाते आपको बताऊं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी कोई इलेक्शन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं हुआ। परसेप्शन के ऊपर हुआ है, नैरेटिव बिल्डिंग की बेसिस पे हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये ठीक है कि मुस्लिम, देखिए आपको पता है ये सारी जमातें जो आज हुकूमत में है, ये इनकी 2 महीने पहले तक डिमांड ये थी कि मुल्क में अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं, और ये कहते थे कि हुकूमत तोड़े और नए इलेक्शन करवाएं। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाएं, ये कह रहे हैं नहीं इलेक्शन 2023 में होंगे। अब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये 2023 तक चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप जितना मर्जी इसके अंदर रंग भरने की कोशिश कर लें, लेकिन 2023 तक इस नैरेटिव ने बिल्ड ही नहीं होना। उससे पहले बहुत सी चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब आसानी से घर बैठने वाले नहीं है। आपने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलने के बाद वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, मैदान के अंदर है, तो वो इतनी आसानी से अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है।
वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगी। ठीक है सलमान साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये व्यू है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों से हम लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग ठीक है, हम सिस्टम से आउट हो गए हैं, लेकिन अब जब हम दोबारा जनरल इलेक्शंस में वापस आएंगे तो हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और ये इतना वोट बैंक हमारे पास है, और यही रीज़न है कि हम लोग अर्ली इलेक्शंस का कह रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत जो इस वक्त की हुकूमत वक्त है वो जनरल इलेक्शंस को लिंगर ऑन कर रही है क्योंकि वो डरती है हमारी मकबूलियत से। इस पर जवाब लेंगे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से, एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सर अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस जल्दी कराएं, ASAP कराएं, और अगर जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मैं सड़कों पर होऊंगा। अब जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप क्यों इतने अर्ली इलेक्शन चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये व्यू पॉइंट है कि हम एक मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी कोई ऐसी वैसी मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। ये कहते हैं वो ख्वाब नहीं मैं देख रहा, ये हकीकत है, और जब मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ में वापस आऊंगा, क्यों? क्योंकि लोग जो पाकिस्तान की अवाम है वो मेरे साथ है, वो अपोजिशन के साथ नहीं है, और ये रीजन है कि हुकूमत, आज की हुकूमत जो है वो नहीं चाहती अर्ली इलेक्शंस हो और डिलेइंग टैक्टिक्स हो। क्या कहेंगे इस पे जी? ये ख्वाब है, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इससे भी ज़्यादा अच्छे ख्वाब देखें, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो कल कैसे, रात को नींद कैसे आएगी। मैं खुद कारोबार करता था तो अपने आप को जब तक 2.5 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं पहुँचाता था मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बड़ा कायल हूँ। मैं तो जिस दिन मैं बहुत परेशान हूँ ना, तो मुझे पता हो कि मुझे, और मेरी उम्र भी ऐसी है कि उसमें नींद उड़ जाती है, नौजवानों की तो शायद ना उड़ती हो, तो मैं फिर जाके अपने आप को बताता हूँ, वो चीज़ें बताता हूँ जो ना हो नहीं सकती। मैं बड़े बड़े अपने आप को क्या बताता हूँ कि कल मेरे लिए क्या कुछ होने वाला है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं, 90% मेजॉरिटी का अपने आप को दिलासा दें। बल्कि मुझे बताते हैं, जब मैं तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहमा वज़ीरों के साथ पिछले 2-3 दिन में अफ्तारियाँ कर चुका हूँ, तो मैंने कहा मुझे पूछते हैं कि कब इलेक्शन करा रहे हो, मैंने कहा एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैंने कहा आप बताएं, कहते जुलाई। तो एक ने तो मेरे साथ गुस्से में आकर शर्त भी लगा दी, उनके पास 15-16 मिलें थी, तो कहते हैं जी अक्टूबर के अंदर मेरे साथ शर्त लगाओ। तो मैंने कहा शर्त में लगाता हूँ, लेकिन उस शर्त की भी एक शर्त है, मेरे साथ पास तो ये 2-3 मकान हैं, इनमें से मैं एक मकान दे देता हूँ, आपके 15-16 मिले हैं, आप एक मिल दे दें। आप मिल लगा सकते हैं, मैं मकान लगा, ये ना कहने मकान के साथ मकान लगाएंगे, मिल के लगाएंगे। शर्त मैं लगाता हूँ कि इलेक्शन आपको जो है नवंबर 2023 से पहले कोई नहीं देता। ये मेरी अभी लिख लें, ये आप भी अपने लिख लें अपने प्रोग्राम में। ना मैं नवाज शरीफ को जानता हूँ, ना मेरा उससे कोई कम्युनिकेशन है, ना मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, ना जनरल बाजा साहब के साथ मेरी आज तक मुलाकात हुई है, ना मैं इमरान खान साहब से वो भी भुलाए मुझे 8-9 साल हो गए, 10 साल। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इमरान खान साहब को 2 नाकाम धरनों का तजर्बा है, 2 नाकाम, ये बड़े कम लोगों को होता है। 2014 में इस्तीफा लेने आए थे, 2016 में इमरान साहब के खिलाफ लॉकडाउन किया था, करा लिया था पाकिस्तान बंद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। कितना घिनौना मीडिया ट्रायल हुआ, ये तो कल रो रहा था ना और झूठ बोल रहा था कि मैं मीडिया का ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि आपको ना दिखाया जाए, जैसे नवाज शरीफ का ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट पहले तो ये बात नहीं होती कि आपको कोई दिखाया जाए। जो चैनल कुछ अफोर्ड कर सकता है, टेक्निकली नहीं कर सकते, बोल रहे इमरान खान को इसलिए दिखाने कि उसका देखने वाला इतना मौजूद है। कौन टीवी चाहता है कि उसकी व्यूअरशिप कम हो? फिर आप कौम के सामने झूठ बोल रहे हो, इससे क्या गुजारा होगा? तो चुनाचे नवाज शरीफ साहब का मीडिया ट्रायल हुआ, उसके दौर में जियो को बंद करके किसी एक टीवी को इजाजत नहीं थी नवाज शरीफ साहब की तारीफ करने की। उनको करप्ट, गंदा जो चीज है उनको साबित करने की कोशिश की गई। तो चुनाचे ये सारा निज़ाम जो है ना, ये इमरान खान साहब जो है उनको ये सोचा जाए कि ये लॉन्ग मार्च जो है उस सहूलत के साथ वो काम नहीं अपने चला सके, और उनको कामा पे नवाज शरीफ को निकालना पड़ा। ये इलेक्शन नहीं देगा इमरान। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। एक तो ब्लैकआउट की बात की है, इमरान खान साहब कहते हैं ब्लैकआउट, और मैं भी इस चीज़ का गवाह हूं कि जब इमरान खान साहब का इवन जलसा था, हमारा 8 बजे का प्रोग्राम था, हमने वो नहीं लाइव गए थे और हमने खान साहब का जलसा दिखाया था। ये ब्लैकआउट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना को आपको लगता है लोग इस चीज़ को बाय कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तकरीरें या ऐसी चीज़ें ब्लैकआउट की जाती हैं एंड ऑल दैट?
देखिए मंसूर, इस वक्त अगर आप देखें मीडिया का मजमूई मिजाज, आप खुद मीडिया में है, मैं भी खुद मीडिया पे हूँ। इमरान खान को मीडिया के अंदर वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो एक जमाने में सपोर्ट हासिल थी। उनकी लाइव कवरेज जिस अंदाज से होती थी आज नहीं हो रही है। इस वक्त एक दो चैनल के अलावा बाकी सब चैनल के अंदर इमरान खान के मामला को ठंडा रखा गया है। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी है और या प्रिंट मीडिया, इसके मुकाबले में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। अब इमरान खान साहब को सोशल मीडिया की ताकत की वजह से शायद इस मीडिया पे उतना इन्हिसार नहीं करना पड़ता जितना माजी में करना पड़ता था। तो ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान को मीडिया में अब जिस अंदाज से दिखाया जा रहा है ये वो अंदाज नहीं है जो माजी में उनको बड़ी पसंद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हासिल। एक बात। दूसरी बात हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने की है कि नवंबर 2023 हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सलमान साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हैं 2023 से पहले इलेक्शन कोई नहीं देने लगा। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात हफीजुल्लाह न्याजी साहब कर रहे हैं ये तो बेचारे मुस्लिम लीग नून भी नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, JUI भी नहीं कर रही। को भी लग रहा है कि इंतखाबात अगले 6 माह में करवाने पड़ेंगे। लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब हो सकता है मुझसे ज्यादा बाखबर हो और वो 2023 तक इस क्राइसिस को लेकर चलना चाहते हो और उनका ख्याल है कि क्राइसिस इसी तरीके से चलेगा 2023 तक। मेरा ख्याल है नवंबर 2023 तक, मुझे लगता ये नहीं है कि ऐसा हो सकेगा। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है। मैंने आपके सामने कहा है कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। अब वो कहते हैं कि इंतखाबात 2023 में होने चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन 2023 में होंगे, अब वो कहते हैं कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन तो सलमान साहब मुझे बताएं कि ये क्राइसिस किस तरह आप इसको डिफाइन कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब इस वक्त इक्तदार में नहीं तो ये क्राइसिस है, इसके अलावा और कौन सा क्राइसिस आप जिसको आप नरेट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के साथ? ये क्राइसिस ये है कि जिस अंदाज से आपने इमरान खान को बाहर निकाला है उसको बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया है। ये बात आप मान लें। और ये मानना पड़ेगा कि जो अंदाज इख्तियार किया गया इमरान साहब को निकालने का, उससे आम लोगों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोगों के अंदर लगता यह है कि इमरान खान के हाथ पैर बांध के आपने उनके निकाले। ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको किस तरह से बदला गया ये सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट कैसे खुली है, कितने बजे खुली है, किसने खोला है, ये सब बातें लोगों को इस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा, इमरान खान ने इसी बुनियाद पे हमदर्दी का वोट हासिल किया है या हमदर्दी की बुनियाद पे अपनी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया था इमरान खान साहब को निकालने का, उसके नताइज जो है वो जरा डिफरेंट हो गए हैं, जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, इमरान खान साहब या अपोजिशन कोई भी हो, जो भी हुकूमत में होता है वो कहता है कि मैं ताहयात हूँ, और जो अपोजिशन उसका काम होता है कि उसने हुकूमत को गिराना है। तो इमरान खान के पास उसका एजेंडा यही है कि वो इस हुकूमत को गिराएं और अपने आप को एक मुतबादल कुव्वत के तौर पे पेश करें। अब आप देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यानी यही जो इस वक्त आज की हुकूमत है, ये सबसे ज्यादा आज सपोर्टर बन गई है एस्टैब्लिशमेंट की। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सब एस्टैब्लिशमेंट की हमायत के साथ ही आए हैं। ठीक है ना। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम ये था कि ये सिलेक्टेड है। अब ये बेचारे जो इलेक्टेड हुए हैं, ये भी हमें पता है किस तरह से इलेक्टेड हुए हैं, किस तरह से लेकिन सलमान साहब एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, एक चीज, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उनको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है। 3 साल 8 महीने हम सिर्फ यही सुनते रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और हम सारे एक पेज के ऊपर हैं। जिस वक्त उनका जो कासिम सूरी का फैसला था उसको ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा गया जी जो अदलिया है वो हमारे साथ नहीं है, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कहा गया। तो सर, जब तक हम हुकूमत में हैं, जब तक हमें कोई चीज़ सूट करती है तब तक ठीक है, और जब वो सूट नहीं करती तो इदारे हों या जो भी हो वो फिर पाकिस्तान और जमहूरियत के खिलाफ हो जाते हैं। मंसूर साहब, आपका तजिया बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। ये हमारे पॉलिटिकल लोगों का एटीट्यूड है। अब ये देखिए ना, इस वक्त की जो हुकूमत बनी है ये सब प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए ना। इनको अब बहुत अच्छी लगती है, इनको जुडिशरी भी बहुत अच्छी लगती है, इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। और ये कहते हैं कि जनाब देखिए ये तो इदारों पे तनकीद करते हैं। तो भाई ये मरियम नवाज साहब, साहिबा, नवाज शरीफ साहब तो भरे जलसों के अंदर आर्मी चीफ को, DGI जो गुफ्तगू करते हैं वो सबको पता है। अच्छा, अब तक इमरान खान ने वो लबो लहजा अख्तियार नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ये याद रखिएगा। अभी तक उन्होंने बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट पर कोई तनकीद नहीं किया है। अभी उन्होंने जरा अपने मामलात को जुडिशरी तक रखा हुआ है और वो भी तरीके से रखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि फैसला आपके हक में आ जाए तो अदलिया आजाद है, फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो अदलिया आजाद नहीं है। इलेक्शन आप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ है, इलेक्शन आप हार जाए तो इलेक्शन में धांधली हुई है। ये तो पाकिस्तान का एक नेशनल नैरेटिव है ना, जो हर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जुड़ा हुआ है। कोई पार्टी इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करती अगर वो हार जाती है, कोई पार्टी जो है वो अदालती फैसले को तस्लीम नहीं करती अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। बिल्कुल सही। ये तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, टुमनाइल है।
लेकिन अब सवाल सिर्फ जो बुनियादी सवाल है ना, कि ये जो रीसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, इससे निकलने के लिए हमारे जितने भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। उसकी वजह मैं आपको मंसूर बता देता हूं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो खौफनाक हद तक पोलराइजेशन बढ़ गई है ना, और इस पोलराइजेशन की जो है वो सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं रही, हाँ। ये एक्टरों के अंदर भी आ गई है। बिल्कुल ऐसे। ये मीडिया के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इंस्टीट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके एकेडमिक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके मीडिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये पोलराइजेशन जितनी ज्यादा फैलेगी ना, उतना ही पाकिस्तानी स्टेट्स को उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बेहतर है इस पोलराइजेशन को लो डाउन करें और सारे मिलकर कोई मुत्तफिका फैसला ऐसा कर लें जिससे पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। हफीजुल्लाह न्याई साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज खान जी हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। व्यूअर्स, सिंध पूरे मुल्क की जो है, और सबसे इम्पोर्टेंटली जमहूरियत को लेकर क्या है, वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर आज एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस सिस्टम से आउट है अपेरेंटली, जबकि सूबाई हुकूमतों में बिल्कुल उनकी नुमाइंदगी है, केपी के अंदर उनकी हुकूमत है एंड ऑल दैट, एंड दे फील लाइक कि दोबारा जनरल इलेक्शंस होने चाहिए ताकि हम लोग वापस आएँ। क्यों? क्योंकि हमें गलत निकाला गया है। तो इसका हल मेरे हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था। पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए थी। और आज अगर ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो फिर इस चीज़ की अश्योरिटी इस 22 करोड़ अवाम को देना इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है कि अगर ये लेटर वाला केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ से कुछ भी फैसला आता है, चाहे वो इमरान खान साहब के हक में आए चाहे उनके मुखालफत में आए, सो ये फैसला एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर बाद में तनकीद करना, या अगर फैसला हक में आ गया तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है और सब कुछ है, और अगर आपके हक में नहीं आया तो उस पर तनकीद करना, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत वक्त जिसमें आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, हमज़ा वज़ीर आला पंजाब है, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दोबारा जनरल इलेक्शंस को टाइम पर होना ही जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरियत की मजबूती भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।